चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांधी अरोड़ा टॉक शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चंद्रभूषण जी ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की है इंडियन फोक आर्ट में। उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी पैशन जर्नी। सर, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे जरूर पूछूंगी कि आपके हिसाब से जुनून क्या है? जुनून जो आप बता रहे हैं, जुनून तो जिसने मुझे इस मंजिल पे पहुंचाया है जी। उसको हम सबसे बड़ा जुनून मानते हैं। हम तो एक शून्य कलाकार हैं और हमें जुनून पैदा करने वाले जो कुछ ऐसे महान हस्ती हैं जो भगवान का दूसरा दर्जा हम देते हैं, उन्हीं के बदौलत आज हम जो हैं इतना ऊंचाई बोलिए या नीचे बोलिए उस स्तर पे हम हैं। जो उस महान हस्ती जो है हमारे जीवन में, अगर वो ईश्वर आ जाए और वो आ जाए तो हम सबसे पहले ईश्वर को दर्शन करके उन महान हस्ती को हम दर्शन करना चाहते हैं जो हमें इतना ऊपर उठाए हैं। जिस महान व्यक्ति का कुछ हम नाम लेना चाहते हैं, सबसे तो पहले मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि मुझे एक वो गॉड गिफ्ट मुझे दिए हैं। और उसके बाद मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस लायक शिक्षा मुझे दिए हैं। हमारे गुरु टीचर हमारी माँ ही है, यह हमारा पारंपरिक कला है, तो हमारी माँ से ही सीखे हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ओम प्रकाश सिंह जी को, जिसने मुझे गांव से उठा करके एक कला के क्षेत्र में नाम दिया। और ओम प्रकाश सिंह जो थे अभी वो है नहीं हमारे बीच, वो ईश्वर के पास चले गए हैं और हमारे माता जी भी चली गई हैं। उसके बाद जो वो मधुबनी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में एचपीओ थे, ये बात है आपको 92 की बात है। उस समय में एक मिनट रोकना चाहूंगी। ये जो आपने कहा ओम प्रकाश जी हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, वो आपके गुरु हैं? उन्होंने आपको मधुबनी सिखाई है? नहीं, हमारे गुरु तो हमारी माँ है स्वर्गीय गिरिजा देवी, और हमारी माँ के गुरु है पद्म श्री गंगा देवी, स्वर्गीय गंगा देवी। और गंगा देवी से भी हम कुछ कुछ सीखे हैं। जब बहुत छोटे थे तो जब गंगा देवी आती थी गांव में तो बच्चे सबको बिठा के कुछ कुछ सिखाती थी, लेकिन वो तो हम छोटे थे, उतना मुझे याद है गंगा देवी का सही से, इन कुछ कुछ उनसे भी सीखे हैं। हमारे माँ का गुरु गंगा देवी है, उनसे हम सीखे हैं। हमारी माँ सीखे हैं और माँ से हम सीखे हैं। तो हमारे गुरु हम ये बता रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी के बारे में। हम जो 7-8 नाम जो लेंगे वो हमारे कला क्षेत्र का जो कला विशेषज्ञ, या एक जो होता है ना कोई चीज को छोटा से बड़ा बनाने वाला, वो चीज जो हम एक कला क्षेत्र में उस समय बहुत छोटे थे, उतना मुझे ज्ञान नहीं था, रास्ता दिखाने वाला वो लोग हैं। जैसे ओम प्रकाश सिंह जो अभी हमारे इस बीच में नहीं है, जो एचपीओ ऑफिस मधुबनी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में थे एचपीओ, ये बात है 92 के बाद। तो वो जब हमारे वहां गए तो वो देखा हमारे काम बहुत अच्छे देखे, उनको पसंद आया। बोले आप चंद्रभूषण जी यहाँ रहेंगे आप गांव में, तब गांव तक सीमित रहेंगे, आप हमारे साथ चले, आपका जो काम है वो जो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उनके साथ हमने दिल्ली आ गए 93 में। ऐसे सबसे पहला एग्जीबिशन जो है, फर्स्ट एग्जीबिशन, वो है गोवा पणजी गोवा कला अकादमी में 92 में सबसे पहला एग्जीबिशन हमारा है। उसके बाद ओम प्रकाश जी मुझे दिल्ली ले आए। दिल्ली ले आने के बाद हमारे पास बहुत गरीबी थे, गरीबी के कारण की वजह से जो हम उनके साथ आ गए। वो भी जो हम दिल्ली आए वो न माता न पिता, माता जी तो गुजर गई थी, पिताजी थे, भाई भाभी सब थे, तो उन लोगों को भी नहीं बताया, चुपचाप उनके साथ हम चले आए दिल्ली। वो लेके उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली, तो वो दिल्ली लेके आए। उनको एक ही थोड़ा सा ख्वाहिश था, जो हम इनको ले जाएंगे तो इनको भी उनके पिताजी से ऑडिटर थे, तो पिताजी को सारे बात बताए, ऐसे अच्छे कलाकार हैं जो गरीबी में हैं। तो बोला ठीक है, वो बहुत अच्छे उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, वो भी गुजर गए, बहुत अच्छे थे। वो सोचा ठीक है लेके आओ उसको, हम किसी केंद्रीय विद्यालय में स्कूल में हम भर्ती करा देंगे टीचर के रूप में कला के क्षेत्र में। उसके बाद वो लेके हमें आए, लेकिन हमारी गरीबी इतनी थी
जो कि हम वहाँ रह नहीं पाए, उनको हम बहुत परेशान किए, जो नहीं मुझे यहाँ से सर ले चलिए, मुझे कहीं नौकरी दिला दीजिए। तो उसने मुझे एक्सपोर्ट में 2 दिन का हम नौकरी किए हैं। उस जीवन वक्त आप में 2 दिन नौकरी किए हैं हम। उस तो वो वक्त नौकरी करने के आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस समय हमारी उम्र थी आपको 16-17 वर्ष की अवस्था था हमारी। अच्छा, हाँ, और ये हम काम कब से कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारी माताजी काम करती थी, तो वहीं उन्हीं के पास बैठ कर के वो अपना बिठा करके कुछ-कुछ सिखाती थी और बोलते थे, और मुझे पढ़ाई में साफ मन नहीं लगता था मुझे। तो बोला जब तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, तो हमारा काम जब तुम सीख लोगे तो हमारा आशीर्वाद और माँ सरस्वती का आशीर्वाद की कृपा से तुम्हारा हम भविष्य देखते हैं, जो कि तुम बहुत ऊंचाई पे जाओगे। तुम तुम आगे आगे रहोगे और दुनिया पीछे पीछे रहेंगे। ये बात करीब बचपन का जो उनका बात सिद्ध हो चुका है। और उसके बाद ओम प्रकाश जी लाए, मुझे नौकरी दिला दिए। 2 दिन हम नौकरी की एक्सपोर्ट में, लेकिन दिल्ली का कुछ ऐसा भाषा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया। मैं 2 दिन नौकरी छोड़ के चला आया। उसके बाद में क्या कहूँ, तो मेरे भाई वीरेंद्र मोहन जी और सज्जन जी रहते थे दिल्ली में। सज्जन जी क्राफ्ट म्यूजियम के नाम सुनेंगे दिल्ली में, प्रगति मैदान के पास में है, म्यूजियम है। उसमें डॉक्टर ज्योतेंद्र जी जैन जो थे। उसके बाद दूसरा मुझे जो है सो ओम प्रकाश जी के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी को हम धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझे कला को देखा, निखारा, और मुझे 94 में दूसरा एग्जीबिशन मुझे हुआ क्राफ्ट म्यूजियम प्रगति मैदान में दिल्ली में। उसी में जब हम बैठे थे काम कर रहे थे, तो उस समय में मुझे क्राफ्ट काउंसिल के कुछ सदस्य मुझे मिले, जिसने मुझे एक जो नया पंख जो दे दिया, जो उड़ने का। तो वो जो मुझे मिले उसमें उन ऐसे तो क्राफ्ट काउंसिल का तो जितने मेंबर हैं सभी को मैं आभारी हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हीं के बदौलत आज हम इतने ऊंचाई पे दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के बदौलत, और दस्तकार नई दिल्ली है उनके बदौलत। तो वो जो है क्राफ्ट काउंसिल में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमारे लिए भगवान से भी बड़े हैं। जैसे पूर्णिमा राय क्राफ्ट काउंसिल के सचिव थे उस समय में, मंजरी निरोला, ये दोनों आए क्राफ्ट म्यूजियम में। हमारा एग्जीबिशन चल रहा था, वहां बैठ करके डेमो दे रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। वहां आके काम देखे तो उसने मुझे 10 जो है पेल्सिन बॉक्स दिए बनाने के लिए, जो आप इस पे काम कीजिए। और इस पे काम करने के बाद, लेकिन मुझे पता नहीं कि आदमी कौन है नहीं है। वो 10 डिब्बे जो मैं उनको दिए, वो देने के बाद जो है उस पे काम करने के बाद क्या हुआ, तो काम किए थे। और कुछ इंग्लैंड का जो वहाँ विजिटर आए थे क्राफ्ट म्यूजियम में, तो उनको बॉक्स जब बना रहे थे कंप्लीट करके एक साइड में रखे थे, तो उन विजिटर को जो थे वो पेल्सिन डिब्बा बहुत पसंद आया। तो बोला जो आप मुझे एक पेल्सिन डिब्बा दे दीजिए। हम बोला ये हम नहीं दे सकते हैं सर, क्योंकि ये डिब्बा जो ऑर्डर का है, जो जाना है। तो बोला नहीं दें। उसके बाद जाके क्राफ्ट म्यूजियम के डॉक्टर ज्योतिंदर जी को बोला, जो वो जो कलाकार बैठे हैं मिथिला पेंटिंग के, मधुबनी पेंटिंग का, वो तो काम तो बहुत अच्छा है। ये जो पेल्सिन डिब्बा पे बॉक्स पे जो बनाए हैं, तो वो मुझे पीस चाहिए। वो आ गए। अब आने तब पर भी हम नहीं दे रहे थे। तब मेरे भाई जो थे सज्जन जी, वो बोले नहीं साहब, इससे बड़ा कौन सा तुमको देना ही होगा। हमने दे दिए। उसके बाद हमें डर था, बच्चे थे हम उस समय में, हमारा उम्र था 15-16 वर्ष के करीब थे हम। मुझे भय हो गया था, जिस मैडम ने मुझे डिब्बा दिए हैं, अगर वो डिब्बा जो हम मान के चलिए उसको देने के लिए जाए, तो बोलेंगे जी एक डिब्बा चुरा लिए हैं या बेच दिए हैं। हम वो डिब्बा नहीं दिए, देने के लिए गए। उसके बाद जो है सो डिब्बा जो है हम अपने भाई वीरेंद्र मोहन के द्वारा, जो क्राफ्ट काउंसिल में काम करते थे, पेंट वो भी आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा मैंने भेजवा दिए। और उसके बाद जो है वो जब डिब्बा गए, सारी बात बताया, बोला चंद्रभूषण जी क्यों नहीं आया, तो ऐसे ऐसे बोला, तो लोग बहुत हंसने लगे। उसके बाद मेरे भाई बोले जो आप तुम चले जाओ गाँव। हम तो भाग के आ गए थे दिल्ली सर के साथ, ओपी जन के साथ, ओपी सिंह के साथ। हम जाओ तुम जो है कम से कम पढ़ाई करो, तब कला में तुम्हें आना। तो मैंने इंटर का परीक्षा देने के, 11वीं का परीक्षा देने के लिए 93 में फिर हम चले गए बिहार। बिहार जाने के बाद उसका वो जो ओपी सिंह को फिर गए हम मिलने के लिए। ओपी सिंह का पिता
जी बोले देखो जितने आदमी जो काम कर आया वही करेगा, तूने इतना मेहनत से उसको बिहार से लाया, बिहार से लाने के बाद तूने उसको काम पे रख दे, काम नहीं किया, ये आदमी के पीछे तुम मत पड़ो, इसको जो कला क्षेत्र में उड़ने दो, इसको सरकारी भी नौकरी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जो हम भविष्य देख रहे हैं ये बंधने वाला चीज नहीं। कहावत है कवि को, सूर्य को और कलाकार को बांधा नहीं जा सकता है। तो उसने हमको छोड़ दिए, बोले आप उड़िए, और उसके बाद उनके आशीर्वाद कृपा से आज मैंने जो बताई हैं, जो मेरे नाम के आगे में लगभग सब कुछ लग चुका है। सबसे पहले मुझे जो क्राफ्ट से अवार्ड मुझे मिला, चाइल्ड अवार्ड, कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड 95-96, तो वो जो अवार्ड जो मुझे मिला उसी का हम कहानी कहें। सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला वही, वो जो अवार्ड मुझे जो मिला तो डिब्बा दे गए थे। उस समय मंजू निरोला आए तो मुझे कुछ इंटरव्यू भी लिए, जो आप चंद ये बाबू ये उस समय बच्चे थे तो बोलते थे बाबू ये क्या बना रहे हैं। एक हमने अभी भी वो मिलते हैं मंजू निरोला जी तो वो सब्जेक्ट आ जाता है तो बोलते हैं क्या चीज बनाया है, तो हमने उसको बोला जो कोहबर पेंटिंग आता है, कोहबर पेंटिंग में बहुत सारे से पेंटिंग में विधि का सीन आता है, उसमें एक लटपतिया तोता आता है जो वो है प्रेम का प्रतीक। तोता रहता है और तोता का मुंह एक ही रहता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है। तो उसने बोला ये दोनों क्या करता, हम बोले ये दोनों प्रेम का प्रतीक है, गोबर में बनाए प्रेम का लटपटिया तोता। तो अभी भी हमको प्यार से बुलाते हैं लटपटिया तोता कैसे, कितना सुंदर बना है। तो उस जाने के बाद वो हमको वहां से मिल गए, उनको इंटरव्यू मिल गया काम करते हुए। जब हम गांव गए 93-94 में तो मुझे एक लेटर आया, उसमें लिखा था जो आपको कमला देवी चाइल्ड अवार्ड 95 के लिए सिलेक्शन किया गया, चुना गया है, सो आप आकर के अवार्ड ले लीजिए। दिसंबर में हम आए, आने के बाद जब हम बाल भवन नई दिल्ली में हम लोगों को विश्राम रहने का व्यवस्था था, वहां आने के बाद जब वहां आए देखे तो इन्हीं दोनों चेहरा देखे, तो मैं बच्चे थे तो मुझे डर के हालत खराब हो गया। सबसे पहले गए उनके पांव पर जाके माफी मांगने लगे। वो बोला ये बात क्या है, तो हमने बोला ऐसे ऐसी बात, आपका एक डिब्बा मैंने जो बेच दिया, सारी बात मैंने बताया। जो ऐसे ऐसे जो इंग्लैंड के आदमी थे जो डॉक्टर जितेंद्र जैन के पैरवी करके वो आकर के तब लेके गए, बहुत हंसने लगे, बोले उसी अदा पे ना आपको हम अवार्ड के लिए सिलेक्शन, इतना अच्छा काम था इसलिए आपको अवार्ड के सिलेक्शन हम किए। कमला जब वहां गए बाल भवन में तो शाम में सब आदमी मीटिंग में बैठे तो उन्हीं दोनों को देखे, मैंने बहुत रोए क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था क्या हो रहा है। हमने सोचे जो मुझे दंड देंगे इसलिए बुलाए हैं कि क्या किए हैं, बहुत प्यार किए, बहुत दुलार किए, बहुत समझाए, तब मुझे संतुष्ट हुआ। और उसके बाद जो है मुझे प्रात भी मान के चलिए दूसरे दिन मुझे अवार्ड से सम्मान मिला, चाइल्ड सम्मान कमला देवी चट्टोपाध्याय, सबसे मुझे पहला सम्मान वही मिला है। उसके बाद वो जब जरूर ये भी पूछना चाहूंगी जो आप कह रहे हैं तो आप किस किस तरह के आर्ट वर्क करते हैं? जी ये देखिए मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है 4 प्रकार की, इसका 4 पार्ट है। एक तो पहला पार्ट है रेखा चित्र, लाइन पेंटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें रेखा का ज्यादा है। और दूसरा होता है कलर पेंटिंग, तीसरा हुआ हरिजन पेंटिंग, और चौथा हुआ तांत्रिक पेंटिंग हो गया। तो चारों का बनाने का शैली अलग अलग है। तो हमारा उसमें विशेष पेंटिंग का जो है सो लाइन वर्क है, रेखा चित्र जिसको बोलते हैं। इसको भी कुछ विद्वानों ने क्या किया है तो इसको भी जातीयता के ऊपर बांट दिया है। सबसे पहले जैसे मान के लाइनिंग पेंटिंग जो हुआ उसको बांट दिया, जो बिहार में या जो कैस्ट समाज जो है, कैस्ट जाति, वो उसके ऊपर वर्णित कर दिया है। कलर पेंटिंग जो है, रंगीन पेंटिंग जो बनता है वो ब्राह्मण जाति के ऊपर विभाजित कर दिए हैं। और हरिजन पेंटिंग जो होता है, गोदना पेंटिंग जो होता है, वो जैसे वहाँ का हरिजन आदमी सब जो होता है, नट नटिन होता है, बंजारन होता है, उस टाइप में विभाजित कर दिया है। और चौथा पेंटिंग जो है वो तांत्रिक पेंटिंग है। तांत्रिक पेंटिंग जो है वो तंत्र मंत्र के ऊपर बनाया जाता है। जो तंत्र मंत्र को जिसको ज्ञान होगा वो पेंटिंग वही बनाएगा। जैसे श्री यंत्र हुआ,
जैसे श्री यंत्र हुआ, उसके बाद 10 महाविद्या हुआ, ये तांत्रिक पेंटिंग में आता है। अब 10 महाविद्या में जो है जैसे 10 देवी का होगा, जैसे काली देवी का यंत्र अलग होता है, दुर्गा का अलग होता है, लक्ष्मी का अलग होता है, तो वही बनाता है जिसको उसके बारे में ज्ञान हो। तो ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ये जो यंत्र बनते हैं वो भी आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, मतलब होता है ना जी। कि तो उसका आप कह रहे हो कि उसका ज्ञान होना चाहिए उस यंत्र के बारे में, तो वो क्या हाँ, कुछ तो उसके राशि वगैरह या कुछ के हिसाब से बनते हैं क्या? नहीं, मुझे जैसे कुछ कलाकार से जो बात हुआ है मधुबनी में, जैसे तांत्रिक पेंटिंग का सबसे मेन मानने वाला बटोही झा है, जो कि वो गुजर गए हैं। उनके भाई या भतीजा जो कृष्णानंद झा थे, वो भी गुजर गए हैं। तो उनसे जो मुझे बात हुआ, तो ज्ञान का मतलब ये हुआ जो ज्यादा वेद पुराण पढ़ते हैं। अब मान के चले मुझे लक्ष्मी यंत्र बनाना होगा, तो मुझे लक्ष्मी यंत्र के बारे में पूरा बनाना, अगर उसमें थोड़ा भी गलती होगा तो उल्टा उसका असर होगा। तो ये हम कहने का मतलब जो है, वो जो जो उसके बारे में जानता है वही बनाता है। अब जैसे अब लाइनिंग वर्क में जो बनता है आपका मेन है, उसमें कोहबर होता है, जो कोहबर का नाम सुने होंगे। कोहबर हुआ, अर्पण हुआ, अष्टदल जिसको बोलते हैं, ऐसे रंगोली बोलते हैं, लेकिन उसमें अष्टदल होता है। अष्टदल जो होता है, अर्पण जो होता है, 12 महीना का साल होता है। तो 12 महीना में 12 तरह का अर्पण रंगोली बनाया जाता है हमारे मिथिला में, बिहार में। और उसका कोहबर हुआ, उसके बाद बर्रे हुआ, उसका कमल दह हुआ, जो कैथ समाज में जो शादी से ज्यादा है ना, वो चीज बनता है। उसका राम सीता, उसी तरह से ब्राह्मण में भी रंगीन पेंटिंग बना दी है। ब्राह्मण में भी कितने भिन्न तरह के ब्राह्मण हैं, उनमें शादी जब होता है तो हर एक तरह का होता है। उसका जो विवाह का वर्णन जो होता है, राम सीता का विवाह का वर्णन हुआ, या मान के जो किसी के दिमाग में हो मुझे कृष्ण लीला के ऊपर, प्रेम के ऊपर बना, तो कृष्ण लीला के ऊपर बनाते हैं। किसी को इच्छा नहीं जो मुझे पर्यावरण के ऊपर बनाना है, तो पेड़ पौधे के ऊपर ज्यादा बनाते हैं। तो इस तरह से रंगीन पेंटिंग। और गोदना पेंटिंग जो हुआ, जो जिसको टैटू पेंटिंग आजकल देखते हैं, जो बॉडी पे गुदाते हैं, वो कागज पे कुछ हमारे यहाँ जो चानो देवी थी, रोदी पासवान, वो ने गोदना पेंटिंग का जनक माना जाता है। वो किसी नटिन से, बंजारन जात नट नटिन हो जात हो, उससे वो सीखे थे गोदना, वहां पे गोदाए थे। उसको क्या किए, तो अपना जो है कला को जो कागज पे कपड़ा पे उसको उभारे, तो कला के रूप में आ गया। जी जी सर, मैं आपसे जरूर एक बात पूछूंगी, जैसे हमने आजकल हम सुनते हैं मॉडर्न आर्ट और भी कई तरह के आर्ट्स होते हैं, तो आपके हिसाब से भारतीय लोक कला की कितनी इम्पोर्टेंस रही है, कितनी अहमियत रही है? बिकॉज बहुत जनों को बहुत सारी, जैसे आपने इतना सारा नॉलेज की जो अभी बातें की, आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत जनों को नहीं पता है ये चीज, हम ये सिर्फ सुनते हैं कि ये मिथिला पेंटिंग है, तो आपके हिसाब से क्या अहमियत रही है इसमें? देखिए, दोनों का अपना अपना स्थान अलग है। जी जी मॉडर्न आर्ट का स्थान अपना अलग है, और फोक आर्ट का अपना स्थान अलग है। सही बात एक कहावत है, किसी मॉडर्न कलाकार से सुने हैं, जो आर्ट समझ गया वो आर्ट है, और जो नहीं समझो मॉडर्न आर्ट है। तो मॉडर्न आर्ट में आधुनिक के ऊपर, लेकिन ये जो हमारे जो है पारंपरिक जो है, हमारा जो संस्कृति है, जो विलुप्त होता जा रहा है, सही जिसको बात जो विलुप्त होता जा रहा है, वो चीज को हम लोगों का बचा करके समाज को, आने वाला नया जनरेशन को दिखाना है। ये चीज पहले घटित हो चुका है, इसको आप संभाल के रखिए। बात कर रहे थे, सही बात हाँ, जैसे मान के धर्म के आधार पर चलेंगे, तो मान के चले सीताराम जी का मिथिला में जो है, मिथिला जो है वो सीता जी के नाम पे मिथिला है। तो मिथिला का, अब किसी कोई पूछता है मिथिला क्या है, तो मिथिला जो है तो सीता जी को उसमें वर्णन दिखाते हैं, तो जान कहते हैं ये मिथिला का एक नाम सीता जी का भी है, इसीलिए मैथिली मिथिला नाम पड़ा है। तो इसका अपना अलग है। तो इसमें आपको आर्ट बहुत देखने को मिलेंगे, अच्छा फोक आर्ट में आप ऐसे तो हम मॉडर्न आर्ट को हम नहीं, क्योंकि वो भी बहुत कला है, क्योंकि सरस्वती किसके ऊपर सहाय होते हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब आर्ट सरस्वती का देन है। लेकिन ये फोक आर्ट जो है, आप जितना देखिएगा, गौर से देखिएगा, उसमें
भिन्न तरह का उसमें कला है। जी तो अपना अपना सोच है हमारे हिसाब से दोनों, लेकिन फोक आर्ट जो है, जो हमारा जो कला जो है, वो दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा मांग है। जी 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 मधुबनी पेंटिंग या मान के मिनिएचर पेंटिंग चले जाइए, वो भी फोके आर्ट में आता है। बंगाली में कालीघट पेंटिंग चले जाइए, गोंड पेंटिंग चले जाइए, उसके बाद महाराष्ट्र में चले जाइए। जी तो हर एक तरह का पेंटिंग जो हमारा जो है, अभी भी बहुत सारे जो है, अभी भी हम जितने देश करीब गए हैं, तो जितने से बात होता है तो यही बोलता है कि फोक आर्ट बेस्ट आर्ट बोलते हैं वो लोग। बहुत अच्छा कला है। जैसे आपने तो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, तो आप जब विदेशों में जाते थे तो आप क्या पाते थे, मतलब विदेशों में हमारी कला की कितनी अहमियत मानी जाती है? हमारे कला की अहमियत हम क्या कहें, जैसे सूर्य को उसके गर्मी का अनुमान नहीं लगा सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हमारा जो इंडिया का जो फोक आर्ट जो है, उसका वो वर्णन करते करते थकते नहीं है। इतना सुंदर उसको आर्ट लगता है और अच्छी खरीद भी करते हैं। चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे राजस्थानी पेंटिंग हो, बंगाली पेंटिंग हो। जी जी। तो सर ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी, जैसे जब आप इंटरनेशनल फोक आर्ट गैलरी से मिले थे, जब उन लोगों के साथ जुड़े हैं, तो आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जी उनका बात करने का भी शैली और उनका जो गैलरी में जो डिस्प्ले किए हैं, उसको भी बहुत अच्छा किए हैं, सुसज्जित किए हैं, और बहुत उनसे हम लोग खुश हैं। जी। तो सर आपकी भी पेंटिंग्स, ऑडियंस अगर आप भी चंद्रभूषण जी की पेंटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो इंडियन फोक आर्ट गैलरी में है, और इवन आप सर से कांटेक्ट करना चाहें तो आप हम एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चंद्रभूषण जी की सारी जानकारी, फोन नंबर्स मिल सकते हैं अगर आप उनके साथ पेंटिंग खरीदना चाहें तो सर मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि आपका लॉकडाउन पीरियड कैसे गया, मतलब अब जैसे लॉकडाउन में आर्टिस्ट को बहुत फर्क पड़ा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या बहुत सारी चीजें, तो आपका कैसे गया? लॉक लॉकडाउन में तो फर्क बहुत पड़ा है, ये तो छुपी बात नहीं है। लेकिन इस समय में हम लोगों का एक फायदा भी हुआ, काम करने का मौका बहुत मिला। टाइम बहुत काम है। करके उसको रखे हैं और मार्केट का, बाजार का इंतजार में है। जब खुलेगा तो लॉकडाउन का जितना क्षति मुझे हुआ है वो पूरा हो सकता है। और जी उसके बाद मुझे इस समय जो है बहुत से एनजीओ से मुझे सहयोग भी मिला लॉकडाउन में। जी जी जैसे मैक से भी मुझे मिला, स्पीक मैक से भी मुझे राहत मुझे मिला, और कुछ एनजीओ से स्पीक मैक से जो मुझे जो है पैसा मिला, और इसके बाद जो है दूसरे एनजीओ से जो होता है खाने पीने का राहत सामग्री, वो सब भी मिला। तो ये तो तो बहुत इसलिए मैं बढ़िया। देशवासियों जनता को जो सहयोग किए हैं राहत सामग्री में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूं कि हमारे ऐसे करोड़ों आदमी तक, चाहे वो कलाकार हो चाहे वो एक आम जनता हो, सबको वो राहत सामग्री पहुंचाए। भारत सरकार भी बहुत मदद किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। सर ये आपने बहुत सही बात की कि बहुत सारे एनजीओ थे जो ये पैंडेमिक में बहुत हेल्प कर रहे थे, काफी हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था हर किसी को राहत देने की। तो ये आपने, हमने भी देखा है, काफी अनुभव किया है कि हम तो फिर भी भगवान की दया से काफी ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनको कोविड हो गया था और कैसे उन्होंने सहन किया है। तो जरूर मैं आपसे ये भी पूछूंगी सर कि जैसे अब जब मार्केट खुलने के चांसेस है तो आपकी सब प्रिपरेशन हो गई, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे कला बनाकर रखी हुई है, तो आप हमारे जी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हमें कुछ दिखाना चाहेंगे? जी जरूर दिखाएंगे। जैसे एक ये है, वाह। ये है श्रीनाथ जी हैं। जी जी। ये बहुत भगवान कृष्ण का है, श्रीनाथ जी, ये कलर पेंटिंग में है। बहुत बढ़िया सर। तो ये किस चीज से बनती है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे ऑडियंस को, ये जो कलर्स ये यूज जो होते है सो ये हैंडमेड पेपर है, हैंडमेड हैं? पेपर है।
हैंडमेड पेपर पे तो क्या होता था, हम 2 मिनट थोड़ा इतिहास आपको बता देते हैं, जिस पेंटिंग का इतिहास। ये पेंटिंग जो है, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि ये कला जो है 2 देशों के बीच के है। कुछ भाग नेपाल में पड़ता है और कुछ भाग इंडिया में पड़ता है। मिथिला का राजधानी जनकपुर, मिथिला का कैपिटल जनकपुर नेपाल। तो जनकपुर में जो है, जो मिथिला का आदमी जनकपुर में नेपाल में हो गए, और हम लोग इंडिया में मधुबनी दरभंगा, तो हम लोग इंडिया में हो गए। तो बिहार का कुछ भाग मिथिला जो है इंडिया में है। तो मिथिला पेंटिंग जो है या मधुबनी पेंटिंग दोनों एक ही है। कितने ये भी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मधुबनी पेंटिंग अलग है और मिथिला पेंटिंग अलग है। नहीं, मिथिला पेंटिंग जो है सीता जी के नाम पे ट्रेडिशनल नाम है, और कुछ बिजनेसमैनों ने क्या किया, अपना कला अपना आर्ट को बेचने के लिए उसको नाम चेंज करके मधुबनी पेंटिंग कर दिया है। लेकिन इसका सही नाम, वास्तविकता नाम मिथिला पेंटिंग है। मिथिला सीता जी के नाम पे इस पेंटिंग का रखा गया है, और मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग एक ही है। इस पेंटिंग के बनाने का जो है, दीवार के ऊपर बनता है मेन। तो पहले मिथिला में मिट्टी का घर होता था, उसी मिट्टी के ऊपर गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं का भूसा मिला करके लेप लगाते थे। जैसे अभी ईंट के दीवार पे प्लास्टर करते हैं ना, उसी तरह से मिट्टी के दीवार पे मिट्टी से लेप करते थे। उसमें गोबर मिलाए जाते थे, गेहूं का भूसी मिलाए जाते थे। उसके बाद जो है सो उसमें मुल्तानी मिट्टी या जो चिकनी मिट्टी जो होता है, मुल्तानी मिट्टी के जो बिहार में होता है, वो मिट्टी मिला करके दीवार लगा कर उसके ऊपर क्या करते थे, तो काला कलर, काला कलर नेचुरल कलर से बनाते थे। वो काला कलर से दीवार के ऊपर लाल कलर से, फूल पत्ती के कलर से उसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। तो अब तो दीवार तो हर जगह जाएगा। हम लोग क्या किए हैं, तो वही चीज इसके जो बेस है, देखिए इसके पीछे जो है व्हाइट पेपर है, इसके पेपर व्हाइट पेपर है। इसके ऊपर हम सबसे पहले गोबर, मुल्तानी मिट्टी, नीम के पत्ता, गंगा जल और उसके बाद गोंद सब मिला करके एक जूस की उसको गोबर का। उसके बाद उसको लेप किए हम। लेप करने के बाद जो दीवार में जो हम जो यूज करते हैं वो पेपर पे यूज करके, उसके बाद नेचुरल कलर से ये पूरा पेंटिंग बनाए हैं श्रीनाथ जी को। सबसे पहले इसको ड्राइंग किए हैं और उसके बाद कलर किए हैं। ये हुआ श्रीनाथ जी का, ये हुआ रंगीन। इसमें मुझे कम दिलचस्पी है, लेकिन हमारा जो मेन जो हम पेंटिंग बनाते हैं लैंड वर्क, ये कलर पेंटिंग हुआ। और उसके बाद जो है ये अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति, शिव और पार्वती, तो ये लैंड वर्क है। इस लैंड वर्क में खासियत ये होता है, इसमें जो एक रेखा दूसरी रेखा से, जब देखेंगे आप इसको लेंस से, तो एक रेखा दूसरी रेखा से मिलान नहीं, टच नहीं है। इसमें यही खासियत है। बारीकी के साथ साथ सफाईयत होना चाहिए, जो इसमें आपको स्पष्ट देखेंगे। जब आप उसको जूम करके देखेंगे पेंटिंग को, तो पूरा स्पष्टता से दिखा, एक रेखा दूसरे का टच नहीं है। ये लाइन वर्क का यही विशेषता है लाइन पेंटिंग का। सर ये बनाने में कितना टाइम लगता है? ये बनाने में मुझे 10 रोज लगा है, काफी समय लगता है। क्योंकि एक जो होता है माचिस का तिल्ली या नीब होल्डर से बनाने में, अब नीब होल्डर कितने पतले होते हैं, कितने समय लगता है एक बनाने में। ये अर्धनारीश्वर है, आधा शिव और आधा पार्वती, जो महाशक्ति जिसको बोलते हैं, आदि शक्ति, जिसको शक्ति का अंत नहीं है। जी। इसके बाद ये है कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष बनाए हैं हम। इसके बाद ये बनाए हैं हम गणेश जी, पंचमुख गणेश, पंच गणेश जी। तो थोड़ा सा ऊपर करिए। बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये हाथी बना ही रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
अभी पता, आपकी पेंटिंग देखकर ही पता चल रहा है क्यों है आप इंटरनेशनल और नेशनल विनर, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी है, आपकी कला है। ये तो आप लोगों की कृपा है, जो कला प्रेमी और कला विशेषज्ञ और मीडिया के बदौलत आज हम इतने जो भी हैं ऊपर हैं, या जो भी हैं, जो आप लोग, तो आप लोग उसका हम क्या कर सकते हैं। ये जैसे हैं ट्री ऑफ लाइफ हैं बनाए हैं, हाँ, बढ़िया है। ये फिश के ऊपर बनाए हैं। क्या खूब है। ये, ये जो जी सर। तो ये सब जो पेंटिंग्स हैं, आप कह रहे हैं कि आपने काफी कुछ बना कर रखा है, वो एक जैसे चर्च बनाए हैं, चर्च। बहुत बहुत अच्छी है, क्या खूब है, बहुत बढ़िया है। सर ये जो आपने सब पेंटिंग्स की है, जरूर आप कहते हैं ना कि एकदम तारीफ काबिल है, आप काबिल के तारीफ हैं, सॉरी, काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने ये जो पेंटिंग्स में बारीकी से काम किया है वो दिख रहा है। तो ये सर, ये एक एक पेंटिंग जो है आप सिखाते भी हैं? जी, हम सिखाते भी हैं। अच्छा, तो आपके वहाँ बच्चे आते हैं कि आप ऑनलाइन सिखाते हैं? नहीं, अभी तो ऑनलाइन भी सिखाते हैं, और जब नहीं रहते तो जैसे हमारे सांस्कृतिक शोध केंद्र जो है वहाँ द्वारका में, उनके यहाँ से जाते हैं, जो ट्रेनिंग है, कला ट्रेनिंग के सिखाते हैं। जैसे सिक्किम जाते हैं, दिल्ली में, हर जगह। तो गवर्नमेंट का हम लोग जो है सो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट से है। हमें जो नेशनल अवार्ड भी जो मिला है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है। तो हैंडीक्राफ्ट विभाग से हम लोग जुड़े हैं, ललित कला से नहीं, हैंडीक्राफ्ट से। मेन मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग में जितने को नेशनल अवार्ड मिले हैं, सबको हैंडीक्राफ्ट से मिले हैं। पद्मश्री भी जो मिले हैं, मधुबनी पेंटिंग में 7 को पद्मश्री मिले हैं अभी तक। जैसे पद्मश्री गंगा देवी, हमारी चाची, हमारी माँ के गुरु। उसके बाद पद्मश्री जगदम्बा देवी, वो सब महान हस्ती, उनको बारंबार प्रणाम, जितना प्रणाम करेंगे उतना कम में है, इतने महान हस्ती। उसके बाद सीता देवी, जगदम्बा देवी के बाद, उसके बाद हुए महासुंदरी देवी, उसके बाद हुए गोदावरी दत्ता जी, ये सब पद्मश्री हैं। उसके बाद जो है सो बउआ देवी, जीवित में अभी 3 पद्मश्री हम मिथिला पेंटिंग में। एक अभी जीवित में है गोदावरी दत्ता जी, और उसके बाद ये बउआ देवी, और पिछले साल मिला था दुलारी देवी को पद्मश्री। अभी 7 देवी को पद्मश्री मिल चुके हैं। क्या बात है। उन सबको हमारी तरफ से भी बहुत ही वंदन है। और मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप हमारे जो ऑडियंस देख रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहता हूं कि ये फोक आर्ट को जितना से जितना हो सके बढ़ावा दे, और आने वाला जनरेशन जो है, युवा जो है, वो इसमें खुल करके सीखें, और देश का और अपना नाम इस कला क्षेत्र में बढ़ाएं। यही हम आशा करते हैं, जो कि जितना ये कला आगे बढ़ेगा उतना देश तरक्की करेगा, और हमारा देश का नाम रोशन होगा। बहुत ही खूब बात की है सर सबसे आपने। मुझे खुशी तब होता है जब हम विदेश जाते हैं और वहां जाकर अपना इंडिया का कला का जब नाम रोशन करते हैं, तो उससे बड़ा खुशी मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो हम भी चाहते हैं जितने भी देशवासी हैं, समस्त देशवासी जिस क्षेत्र में हो, ये हम नहीं बोलते कला क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो कंपनी के काम में हो, जहां भी हो, अपना देश का नाम रोशन करे और आनंदित रहें। जो जहां भी है, जो अपना देश का नाम इंडिया इंडिया। तभी कहते हैं ना सर, जहाँ भी हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हाँ, वो ये तो तो है। लेकिन एक होता है ना, जो मान कितने ऐसे भी होते हैं जो अब हम विदेश चले गए, अपना देश को भूल गए और बुराई करते हैं, इंडिया बेकार है। ये नहीं हम कहते हैं, जहां भी रहे, आज उसी देश से गए हैं, तो आप उस जिस देश में गए हैं उस देश का ठीक है। जैसे मान के चलिए, हमारा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि दिल्ली है, हम ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं।
बिहार तो आना जाना लगा रहता है, वो तो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो उनका जन्मभूमि तो हिंदुस्तान ही रहेंगे, लेकिन कर्म भूमि है तो वहां जाने के बाद भी हर हमेशा हिंदुस्तानी समझे, न कि हिंदुस्तानी का सर झुका। भूषण जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो हमारे जो जितने कला प्रेमी है, जितने कला विशेषज्ञ हैं और इस देश का जितने जनता है, सभी को हम श्रेय देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनके आशीर्वाद कृपा से आज हम इतने ऊपर तक गए हैं, जिसके हमारे नाम में चाइल्ड पुरस्कार से लेकर के स्टेट पुरस्कार, नेशनल अवार्ड, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, यूनेस्को अवार्ड, जो वर्ल्ड तक उन्हीं के आशीर्वाद कृपा से मैं पहुंचा, समझ देशवासियों का। उसी में से कुछ विशेष जो है, सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने माता पिता और गुरु स्वर्गीय गिरिजा देवी को, जिसने मुझे कला का ज्ञान दिया। उसके बाद मैं ओपी सिंह को धन्यवाद देना, जो मधुबनी हैंडीक्राफ्ट में एचपीओ थे, उसी ने मुझे दिल्ली लाए। उसके बाद मैं डॉक्टर ज्योतिंदर जैन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रणाम करना, जिसने मुझे कला को देखे परखे और क्राफ्ट म्यूजियम में मुझे प्रोग्राम दिए, वहीं से मेरा भाग्य उदय हुआ। उसके बाद में क्राफ्ट काउंसिल के समस्त मेंबर जितने हैं कार्यकर्ता, समस्त का हम आभार धन्यवाद देता हूं, जो कि मुझे इस लायक समझे और मुझे कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड मुझे पहला मिला। उसके बाद में उसी क्राफ्ट काउंसिल में बहुत सब तो मुझे सहयोग किए, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो विशेष मुझे हैं, जैसे सरस्वती के रूप में मुझे पूर्णिमा राय और मंजूरी निराला जी मुझे मिले, और लक्ष्मी के रूप में उसी क्राफ्ट काउंसिल से मुझे अंजना सोमानी जी मिले। सरस्वती लक्ष्मी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूर्णिमा जी और मंजूरी निराला जी मुझे कला को इतना प्रोत्साहन किया, नहीं अगर वो लोग कला का प्रोत्साहन नहीं करते तो आज हम किसी कंपनी में रहते। वो कला का प्रोत्साहन किए और अंजना सोमानी जिस कला को खरीदे, जिससे मेरा गरीबी दूर हुआ। ऐसे कला तो मंजू निरोला जी भी खरीदे, पूर्णिमा जी भी खरीदे, हमारा विशेष अंजना सोमानी जी खरीदे। उसके बाद मैं दस्तकार के सभी सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लैला तैयब जी जो है दस्तकार का चेयरमैन जी, वो भी मुझे बहुत सहयोग किए, उन्हीं के बदौलत आज मैं नेशनल अवार्डी हूँ। उसके बाद कस्तूरी मेनन जी जो थे, वो डीसी से रिटायर हुए, उनको भी। और उसके बाद डॉक्टर भसीन साहब जो थे, वो डीसी थे, हैंडीक्राफ्ट से रिटायर हुए थे, वो भी मुझे बहुत सहयोग किए हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और आप भी मुझे जो आज जो मुझे दिखाएंगे, यूट्यूब में मेरा पहला इंटरव्यू है, ये भी एक याददाश्तें रहेंगे। जो फर्स्ट जी, इसीलिए आप भी एक ही मेरा इस इतिहास में जुड़ गए हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आप हैं यूट्यूब में। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कला का समझे और एक स्थान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मुझे बहुत से आते थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम रहते थे तो थोड़ा हम मना कर देते, लेकिन वो इंटरनेशनल जो फोन किए थे, जो आप उनसे जुड़िए, उनसे आप बात कीजिए, तो उनका बात हम काटे नहीं, तो हम बोले ठीक है, हमको इंटरव्यू देने पे तैयारी है। मैं कहूंगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी ऑडियंस को भी काफी जानकारी मिली, जो आपने आज हमें बहुत सारे आर्ट वर्क के बारे में, जैसे मिथिला के बारे में हमें काफी चीजें नहीं पता थी, वो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं हमारे शो पर? हम तो शुरू में बोल दिए हैं, जो कि आज जो मैं जो कुछ भी हूँ, जितने कला प्रेमी, कला विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप जैसे जो कला विशेषज्ञ इंटरव्यू लेने वाले, इतना समझदार, इतना अच्छे से बात किए हैं, इतने सुंदर से क्वेश्चन पूछे और कला का प्रचार प्रसार करेंगे, इससे खुशी की बात क्या है। बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं हम। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर की। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम।
है।